जिस प्रदेश से मैं आता हूँ हरियाणा, इसमें पेपर लीक के मामले हो चुके हैं। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। बताऊँ कि आज जो धर्मेंद्र प्रधान का हम जो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी मांग रही है, वो इसलिए नहीं मांग रही है, एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने का अब समय आ गया है। कोई तो इसकी जिम्मेवारी ले। इतने ही बच्चों ने सुसाइड कर लिया, परंतु इस गूंगी बहरी सरकार की, मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। और अब हमने कमर कस ली है राहुल जी के आह्वान पर कि अब हम इन बच्चों की आवाज पूरे देश के अंदर उठाएंगे। अग्निवीर को अगर सबसे पहले किसी ने नकारा और सबसे पहले आवाज इसके खिलाफ उठाई तो आदरणीय राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। आदरणीय मोदी जी धर्मशाला की धरती पर आते हैं, 1500 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करके जाते हैं, आज तक नहीं आता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैतन्य आनंद न्यूज चैनल में। नीट पेपर नीलामी को लेकर आवाज बुलंद की है एआईसीसी सेक्रेटरी चेतन चौहान जी, जो कि सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश बनकर आज पहुंचे हैं चंबा जिले में। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका आनंद न्यूज चैनल में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी। नीट पेपर को लेकर अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है, देश का युवा सड़कों पर उतरा है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरी पार्टी ने पूरे देश के अंदर उठाया है। क्योंकि ये जो कहानी है, ये कोई आज इसकी पटकथा आज नहीं लिखी गई, ये बहुत समय से इसके अंदर धांधलियां चलती आ रही हैं। और ये अकेला नीट ही नहीं है, चाहे आप और प्रदेशों में देखें, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापन हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें लोगों को और जो सही जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद हर जो भाजपा शासित कोई भी प्रदेश उठा लीजिए, जिस प्रदेश से मैं आता हूं हरियाणा, इसमें पेपर लीक के मामले हो चुके हैं। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। आपके हिमाचल में पूर्व में भाजपा सरकार रही, उसके अंदर 2-2, 3-3 सरकारी नौकरियों के पेपर लीक है। ये आज जो आवाज उठी है, इसकी पटकथा भाजपा ने बहुत पहले से लिखी हुई है। और मैं बड़े जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज जो धर्मेंद्र प्रधान का हम जो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी मांग रही है, वो इसलिए नहीं मांग रही है, एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने का अब समय आ गया है। कोई तो इसकी जिम्मेवारी ले। और दूसरी बात यह है कि जो ये छलावा आज देश के अंदर हमारे जो देश का भविष्य है उनके साथ हो रहा है, कितने ही बच्चों ने सुसाइड कर लिया, परंतु इस गूंगी बहरी सरकार की, मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। और अब हमने कमर कस ली है राहुल जी के आह्वान पर कि अब हम इन बच्चों की आवाज पूरे देश के अंदर उठाएंगे। सर, जो युवा है देश का, मैं प्रदेश की भी अगर बात करूं तो होपलेस दिखाई दे रहा है। जब वो केंद्र की तरफ देखता है तो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, प्रदेश में देखता है तो 5 लाख नौकरियों को लेकर जो वादे अधूरे हैं। तो एक युवा प्रदेश का हो या देश का जाए तो जाए कहां? क्या ऑप्शन बचा है उसके पास? सर, आपको लगता है कि अच्छे रोड मैप के साथ कांग्रेस को आने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब सत्ता में 2014 में आए थे तो बहुत सारे इस सत्ता का जो सुख आज ये भोग रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ उस वक्त के युवाओं का था, जिनको 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष का झूठा वायदा और दिलासा देकर उन्होंने उनसे वोट तो बटोर ली, परंतु उनके लिए किया कुछ नहीं। आज भी आप किसी भी प्रदेश में देखें, युवा सड़कों पर है और भाजपा की सरकार, चाहे वो प्रदेश में है चाहे वो देश के अंदर है, पुलिस के माध्यम से उनके ऊपर डंडा बरसाती हुई आपको हर जगह पर नजर आएगी। और दूसरी बात यह जो आपने कही कि आज वाकई ही देश का युवा ठगा सा महसूस कर रहा है, परंतु इसके लिए हमने और राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम तैयार किया है। और आने वाले समय में जो रोड मैप है वो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से कांग्रेस इनके बारे में, युवाओं के बारे में अब सोच रही है। और आने वाले समय में इस देश के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम एक बहुत बढ़िया और अच्छी रूपरेखा तैयार करने वाली है। सर, कहते हैं जमाना उस ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है, लेकिन जवानी जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। जवानी जाए तो जाए कहां? जवानी पेपर देने जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। जब नौकरियों को लेकर सरकारों की तरफ देख रही है तो निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा। और एक और मुद्दा हमने उठाया सर, अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता इसमें भी फेरबदल होना चाहिए? क्योंकि जो मार्शल कॉर्प्स थी जो पहले ज्वाइन किया करती थी आर्मी, अब अग्निवीर योजना आने के बाद आप फौज ही सशक्त नहीं करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी हम स्ट्रांग कैसे होंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात कही
मैं एक बात और कहूंगा, इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज अग्निवीर का सबसे पहले आपने उदाहरण दिया। अग्निवीर को अगर सबसे पहले किसी ने नकारा और सबसे पहले आवाज इसके खिलाफ उठाई तो आदरणीय राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उठाई। और राहुल जी ने तो यहां तक कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो इस अग्निवीर को बंद किया जाएगा। और आप इसकी मानसिकता देखिए, यहाँ के जो अब हमारे जो सरमाएदार हैं, जो भाजपा में मंत्री हैं, भाजपा में एमएलए बैठे हैं, आपको शायद मैं वो कथन याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा के मंत्री ने अग्निवीर पे कहा था कि जब आएगा तो मेरे दफ्तर में उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी रख लूंगा। तो ये तो इनकी मानसिकता है कि देश के जवान को, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, उसके प्रति इनकी मानसिकता क्या है कि 4 साल बाद जब वो अग्निवीर वापस आए तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। किस तरीके की मानसिकता के लोग अब इस देश की सत्ता चला रहे हैं। आज अग्निवीर के मैंने एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा, आज हम आधी आबादी की बात करते हैं, आज हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करती है भाजपा। क्यों नहीं वुमेन रिजर्वेशन के लिए आर्मी के अंदर क्या करते हैं? आज बहुत सारी जो कोटा के अंदर राहुल जी ने बात कही कि ये 5 एग्जाम है जिसके अंदर पूरा युवाओं को पागल बना रखा है। सिर्फ एक 5 एग्जाम्स हैं जिसके पीछे सारे माँ बाप लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर एक इस तरीके की इच्छाएं पैदा कर दी कि इस 5 के अलावा आपको, अगर ये 5 एग्जाम आप पास नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं हमारे लड़कियां आज पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाती, क्यों नहीं हमारी लड़कियां एयरफोर्स में क्यों नहीं जाती, क्यों डांसिंग एक कैरियर क्यों नहीं है, क्यों नहीं आज एक डिजाइनर एक कैरियर क्यों नहीं है? ये चीजें जो है, ये सारा माफिया एक जो इकट्ठा किया है भाजपा ने। और जिस दिन इस पेपर लीक की परतें खुलेंगी, मैं आपको कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसके अंदर खुद लिप्त पाएंगे। इसके अंदर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतने 50-60 लाख के अंदर जो पेपर बेचे गए हैं, इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि भाजपा सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे। सर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का क्या रोड मैप है? हम आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं जहां प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं, यहाँ भी 5 लाख नौकरियों के वादे किए गए, अभी तक सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है, और लगभग साल बचा, साल के बाद आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन आ जाएगा, तो युवा जो है वो आपको 2027 में भी विधानसभा में किस मुंह से वोट डाले? सर, मुझे इस चीज का एक जवाब चाहिए, और ये जवाब मेरा नहीं, ये सब युवाओं के लिए होगा हिमाचल प्रदेश के। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमने जो वादे किए, परंतु आप अगर जब से हम सत्ता में आए हिमाचल के अंदर, मैं केंद्र की भाजपा सरकार ने किस तरीके से हिमाचल सरकार का गला घोटने का काम किया। चाहे वो जीएसटी के पैसे ना देने की बात हो, उसको किश्तों में देते हैं, चाहे वो आरडीजी को बंद करने की बात हो। आज खाली मोदी जी की तरह बोलना कांग्रेस को नहीं आता कि हम 2 करोड़ नौकरियां नहीं देंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का क्या है कि आज हम उस तरीके से वो व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे युवाओं को नौकरी मिले और स्थायी नौकरी मिले, ना कि ये इस तरीके की नौकरी दी जाए, वो एचआरएम के थ्रू दे दी या किसी और के थ्रू। हम व्यवस्था परिवर्तन लाकर उनको पक्की नौकरी दें, जैसे हमने ओपीएस दोबारा बहाल करी ताकि वो सम्मान उन सेवानिवृत्त लोगों को मिलता रहे। इसी तरीके से आने वाले समय में मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि जो ये वादा करा है, इसको पूरा करने के लिए सरकार बहुत ही गंभीर है और इसको पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। और मुझे उम्मीद है कि इस टर्म से पहले हम कुछ ना कुछ या हिमाचल के युवा को करके दिखा चुके होंगे चुनाव में जाने से पहले। आउटसोर्स कर्मचारी और जो कम तनख्वाह पे लगे हैं, मैं आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बड़ा दुख है हिमाचल प्रदेश में। क्या कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले अपना किया हुआ वादा पूरा करने जा रही है या नहीं? मैंने आपको क्या कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल की सरकार का गला घोटने का काम किया, उनके फंड्स बंद करने का काम किया। आदरणीय मोदी जी धर्मशाला की धरती पर आते हैं, 1500 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करके जाते हैं, आज तक नहीं आता। आपके सामने है कि आज जेपी नड्डा जी ने खुद कह दिया कि जयराम रमेश जी को ये पता था, आपके जयराम ठाकुर जी को ये पता था कि आरडीजी बंद होने वाली है। आप इनकी क्रॉनोलॉजी को समझिए, ये कुछ नहीं करना चाहते। प्रदेश को तो कुछ दिया नहीं, जब सरकार में थे ओपीएस भी बंद कर दी। आज हमने प्रदेश को चलाने के लिए एक अस्थायी कर्मचारियों की एक नौकरी की पद्धति चालू करी है, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि ये पद्धति हमेशा रहेगी। इसलिए मैं आज भी बड़ी
गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सरकार आज भी बहुत ज्यादा गंभीर है कि पक्की नौकरियों के लिए हम पहले वो प्रावधान, वो रिसोर्सेज अपने बना लें ताकि हम जिनको रखें उनको उनके तय मानदेय और तय तनख्वाह के तहत हम उनको वो लंबे समय तक दे पाए। अब सर आप सह प्रभारी बनकर आए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की जनता के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए क्या संदेश है सर आपका? देखिए, मेरा संदेश ये है कि हिमाचल के युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल को वो मैं बधाई भी देता हूं कि सबसे शिक्षित प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अगर बना है तो हिमाचल प्रदेश बना, और उसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट अपनी सरकार को, कांग्रेस पार्टी को भी देना चाहूंगा कि ये हमारे शासन में हुआ। और आज शिक्षित होने के कारण मैं ये भी मानता हूं कि उनकी अपेक्षाएं भी बहुत हैं। अब उनको नौकरी भी चाहिए, उनको अच्छी जीने की सुविधाएं चाहिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, और उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। परंतु मैं जिस तरीके से बार बार कह रहा हूं कि हमारे को जिस तरीके से हमें काम करने के लिए रोका जाता है, जो हथकंडे सरकार, केंद्र सरकार अपनाती है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। और ये व्यवस्था परिवर्तन केवल एक नारा नहीं है मुख्यमंत्री जी का, कि ये वाकई व्यवस्था परिवर्तन की एक चेष्टा है। और इस चेष्टा का मैं ये मानता हूं कि हम थोड़ा लेट जरूर हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और उसके में कई कारण भी रहे हैं, चाहे वो आपदा थी, चाहे वो और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि जो इन चीजों से पहले करने जरूरी हो गए। इसलिए, परंतु आप आने वाले 1 साल के अंदर देखेंगे, आपने कहा वैसे तो 1.5 साल से ज्यादा बचा हुआ है, परंतु आप ही के लफ्जों में कहता हूं कि आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि हम युवाओं के लिए और इस प्रदेश के लिए कितनी गंभीरता से नए फैसले और नई चीजें लेकर आएंगे। सर एक और चीज है, जब हम लोगों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो एक और बात निकल कर आई। अगर नौकरी प्रदेश सरकार निकालने में 3 साल या 4 साल डिले हो गई तो एज रिलैक्सेशन भी रखा जाए कि अगर नहीं निकाल पाई, ठीक है, कारण थे, डिजास्टर था, बड़ी सारी चीजें थी, आपको आरडीजी नहीं आई, आपने फंड मैनेज करने की कोशिश की, बट उन युवाओं की तो कोई गलती नहीं जिन्होंने आपको वोट देकर जिताकर भेजा। आपको नहीं लगता एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी होना चाहिए अगर आपको 4थे साल में जाकर या 5वें साल में जाकर नौकरियां निकाल रहे हैं? देखिए, आपका वाजिब सवाल है, मैं इस बात को मानता हूं, परंतु जब आप सरकार चलाते हैं तो मैं ये बात को पूरी तरीके से नकारता नहीं है जो आपने कही है। इसके लिए हम एक जांच या चीफ सेक्रेटरी या कोई प्रशासनिक अधिकारियों से देखेंगे कि कितने लोग हमने जो वादा किया था उसकी डिले होने की वजह से कितने लोग वंचित रह गए और अब वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक कंसिडरेबल नंबर हुआ तो हम जरूर इसके ऊपर संज्ञान लेकर और इसमें रिलैक्सेशन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एआईसीसी सेक्रेटरी चेतन चौहान जी, जो कि सह प्रभारी बनकर हिमाचल प्रदेश में आए हैं। अब देखना होगा इनका दौरा कितना सफल रहता है, और जो इन्होंने बातें कही हैं वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक संदेश है। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि 1 साल के अंदर कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे अनंत ज्ञान न्यूज़ चैनल के साथ बनने के लिए। सर धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप यहाँ आए, और मैं आपके चैनल को, अनंत ज्ञान को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये आने वाले समय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद सर, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।